चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 107वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइबर क्राइम अगर हम बात करें तो एक रफ लैंग्वेज में या एक हम रॉ लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर के द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा इस्तेमाल करके कोई ऐसा अपराध कारित किया जाना जिससे देश, समाज या किसी व्यक्ति को नुकसान हो सके। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी ऐसे अपराध को अंजाम दिया जाना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। आज वास्तव में साइबर क्राइम से हमें क्या नुकसान होने वाला है, बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है, हम अक्सर देखते हैं, हम कोई साइट खोल रहे होते हैं, उस पर एक लिंक आ जाती है, लिंक पे क्लिक करिए और आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। आपने जैसे ही क्लिक किया आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया। ये आज के वर्तमान के युग में कुछ ऐसे अपराध हैं जिनसे सचेत रहने की आवश्यकता हर परिवार को है, हर व्यक्ति को है, हर बच्चे को है। तो साइबर क्राइम क्या होता है, किस प्रकार हम अपने बच्चों को इससे सुरक्षित रख सकते हैं और किस प्रकार हम इससे सावधानी फैलाकर इसको रोक सकते हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट आनंद पांडे सर। आनंद सर पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ में है, इसके अलावा बीए, एलएलबी और एलएलएम और साथ ही पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। कोरोना का एक जो भारी पीरियड हमारे बीच गुजरा है, उस महामारी में इन्होंने एक अद्भुत काम किया है। लगभग 81,000 लोगों को जोड़ करके, भोपाल और आसपास के 81,000 लोगों को एक साथ जोड़ करके इन्होंने एक समूह बनाया था, जो समूह लगातार, चाहे वो खून की आवश्यकता हो, चाहे दवाइयों की आवश्यकता हो, चाहे भोजन की आवश्यकता हो, जिस भी प्रकार की आवश्यकता कोविड काल में रही है, इन्होंने समाज की मदद करी है। तो मैं आनंद सर आपसे आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है साइबर लॉ, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद चिल्ड्रन, उस पर अपनी बात रखें अनम्यूट करके। उसके बाद हम जुड़ेंगे, आसाम के बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आज सिरसा से हमारे साथ बच्चे जुड़ने वाले हैं, उनसे हम संवाद करेंगे। आनंद सर। सर आपका माइक बंद है, माइक चालू कर लें। एम आई ऑडिबल? जी जी, यू कैन कंटिन्यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 100 से अधिक वेबिनार आयोजित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस फोरम पे बोलने का और व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि साइबर लॉ, जैसे आप सभी को पता है कि आज की डेट में आने वाला युग जो है पूरा साइबर का ही है, बल्कि वर्तमान युग भी अब साइबर का हो चला है। तो साइबर लॉ के बारे में लोगों में अवेयरनेस की भारी कमी है। एक टाइम ऐसा था कि लोगों के घर में सिर्फ फोन होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, लैंडलाइन फोन जिसे हम कहा करते थे। लेकिन आज की डेट में सभी के हाथ में मोबाइल फोन होता है, सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। और चूंकि हम बच्चों के संदर्भ में बात करेंगे, तो बच्चों को मोबाइल फोन देना आजकल एक स्टेटस सिंबल की तरह हो गया है। कई माँ बाप बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे बच्चा जो कि 6 या 7 साल का है, उसको हमने 1.5 लाख का आईफोन दिला दिया है, और उसको लेकर वो काफी गर्व करते हैं। परंतु लेकिन अगर आपके पास कोई भी उपकरण है, जैसे हमने बचपन में एक निबंध हम पढ़ते थे कि विज्ञान के चमत्कार, तो साइंस जो है हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हो सकता है और एक अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमको कोई भी अगर डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, जिसका भी उपयोग करना है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो बच्चों को खास तौर पर इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि साइबर लॉ को लेकर के वो भी अवेयर रहें और किस प्रकार से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज किया जाए उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। एक पीपीटी के माध्यम से मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आनंद सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। कर रहे हैं सर, 1 मिनट जी।
सर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? जी दिख रहा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है साइबर क्राइम, जो है हम बच्चों के संदर्भ में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आइदर टारगेट्स और यूजेस अ कंप्यूटर नेटवर्क और अ नेटवर्क डिवाइस। यानी कि साइबर क्राइम वह अवैधानिक कार्य है जिसमें कि कंप्यूटर या तो औजार की तरह या लक्ष्य की तरह प्रयोग होता है अथवा दोनों की तरह प्रयोग होता है। साइबर क्राइम किसी भी समय किसी भी स्थान पर दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर और उसके संलग्न उपकरणों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है, या तो एजेंट के रूप में, अपराध के रूप में, तथा कंप्यूटर को ही लक्ष्य बनाकर। तो ये जो कैटेगरीज है साइबर क्राइम की, तो ये किस प्रकार से, कैसे, किनके विरुद्ध इसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले आता है व्यक्ति के विरुद्ध। व्यक्ति के विरुद्ध अर्थात इस प्रकार के जो साइबर अपराध होते हैं, इसमें अपराधी किसी व्यक्ति को हानिकारित करता है। इस प्रकार हानिकारित व्यक्ति उसके आंकड़ों की चोरी करके, पासवर्ड की चोरी करके, अकाउंट से निजी संपत्ति की चोरी करके, उस व्यक्ति के इंटरनेट समय की चोरी करके, उस व्यक्ति से संबंधित अश्लील या आपत्तिजनक या उसके निजी जिंदगी की गोपनीय सामग्री को प्रचारित प्रसारित करके बिना स्वीकृति के किसी व्यक्ति के निजी पत्र, फोटो, फिल्म का प्रकाशन करना, किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर कंप्यूटर वायरस भेजकर उसके डाटा को नष्ट कर देना, इत्यादि प्रकार से किसी व्यक्ति को इंडिविजुअली वो डैमेज कर सकता है। सेकंड, किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध। इस प्रकार के अपराध सामान्य तौर पर किसी सरकारी प्रतिष्ठान, निजी संगठन, किसी कंपनी या किसी व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध साइबर क्रिमिनल कारित करते हैं। ऐसे अपराधों की श्रेणी में हैकिंग अर्थात कंप्यूटर्स में भरे आंकड़ों की चोरी कर लेना, उस आंकड़ों को नष्ट कर देना, अन्य गैरकानूनी तरीकों से अनाधिकृत वैयक्तिक सूचनाएं प्राप्त करना तथा उनका इस्तेमाल सरकार, सरकारी तंत्र या किसी संस्था के विरुद्ध करना आता है। फिर अगला आता है संपूर्ण समाज के विरुद्ध। साइबर क्रिमिनल द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के अपराध पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के अपराधों में अश्लील एवं नग्न चित्रों को बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल देना ताकि वो प्रचारित हो जाए, जिसे कि पोर्नोग्राफी कहा जाता है, तथा युवाओं की अश्लील सामग्री को प्रसारित करके ट्रैफिकिंग द्वारा दूषित वातावरण पैदा करने वाले अपराध आते हैं। अब ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, ये कौन कौन हो सकते हैं? हमारा मेन जो आज का जो टॉपिक है वो बच्चों को लेकर ही है, परंतु ये जानना जरूरी है कि कौन कौन साइबर अपराधी हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जिसमें कि चाइल्ड साइबर क्रिमिनल, जिन्हें कि टीनेजर्स कहा जाता है। तकनीकी विकास का दौर चलने के कारण किशोर वय लोग जो हैं कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, साइबर कैफे इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या रोजगार में कंप्यूटर जानने की अनिवार्यता के चलते कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये किशोर वय लोग नौसिखिए होते हैं और कंप्यूटर पर सीखने की जो लालसा होती है, इसके चलते विभिन्न जो कीज होती है कंप्यूटर की, उनको दबाते रहते हैं। और कभी कभी इनके खेल में कोई महत्वपूर्ण साइट या किसी संगठन की जानकारी या आंकड़ा या कोई गोपनीय सूचना स्क्रीन पर उभर कर आ जाती है और ये उसमें छेड़खानी कर बैठते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आ जाती है। ये किशोर इस प्रकार का कार्य करते समय यह नहीं जान पाते कि वे कोई अपराध कारित कर रहे हैं। कभी कभी ये किशोर मनोवैज्ञानिक कारणों से भी साइबर क्राइम कर डालते हैं। अपने साथियों से प्रतिस्पर्धा के चलते कुछ नया कर डालने की खोज में भी ये प्रवृत्ति भी उन्हें साइबर अपराध को कारित करने में प्रेरित करती है। किशोर व युवक अपने आयु के वर्ग के अन्य किशोरों में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। इस कारण से भी वो कई बार साइबर क्राइम को अंजाम दे देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइज्ड हैकर्स एंड क्रैकर्स। संगठित हैकर्स एवं क्रैकर्स जो होते हैं, ये एक्चुअल में साइबर क्रिमिनल होते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है एक्चुअल में नुकसान करने की होती है, विनाश करने की होती है। ये हैकर्स और क्रैकर्स इतने जानकार साइबर क्रिमिनल होते हैं कि अपनी तकनीकी जानकारी से कहर बरपा देते हैं, पूरे पूरे संगठन के आंकड़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूरे सिस्टम में घातक वायरस भेजकर नेटवर्क को जाम कर देते हैं। फिर आते हैं कमर्शियल हैकर्स, यानी कि व्यावसायिक हैकर्स। ये हैकर्स जो होते हैं अक्सर बड़े उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए कार्य करते हैं। इन हैकर्स का एकमात्र लक्ष्य अधिक मात्रा में धनोपार्जन करना होता है। फिर आते हैं असंतुष्ट कर्मचारी।
कई बार देखा गया है कि जो किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जो काम करने के बाद लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनके मन में एक थोड़ा बदला लेने की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार के लोग भी कई बार साइबर क्राइम कर डालते हैं उस कंपनी को डैमेज करने के लिए। डिटेक्टिव्स ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये जो देश की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करने के लिए, देश की तकनीकी विशेषज्ञता के ब्लूप्रिंट को हासिल करने के लिए, सुरक्षा के ब्लूप्रिंट को पाने के लिए दूसरे प्रतिद्वंदी या ईर्ष्या रखने वाले देशों या आतंकी संगठनों के व्यक्ति खुफिया ढंग से हमारे कंप्यूटरों में छिपाकर रखी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये किसी खास नेता या पार्टी की जो सामाजिक छवि होती है उसको खराब करने के लिए साइबर क्राइम का सहारा लेते हैं। फिर एक इसमें आते हैं प्रीवियस लवर्स यानी पूर्व प्रेमी। कुछ लोग प्यार में धोखा खाने वाले युवक होते हैं जो कि बदला लेने के लिए साइबर क्राइम का सहारा लेते हैं। फिर आते हैं तलाकशुदा लोग, जो कि तलाकशुदा लोग होते हैं अपने पूर्व जीवन साथी को परेशान करने के लिए भी साइबर अपराध की राह पकड़ लेते हैं। अब ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये हैकिंग होता क्या है। अब यह हैकिंग से आशय किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से सुरक्षित सूचनाओं को अनाधिकृत तरीके से उस सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करके सिस्टम में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा रखे गए गुप्त ज्ञान को उड़ा लेना या सूचनाएं चुरा लेना और या डेटा का अनाधिकृत प्रयोग करना। अब ये कई जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं आज की डेट में, उनके हाथ में मोबाइल फोन है, उनके पास इंटरनेट है, सब चीजें हैं, तो कई बार वो मस्ती मस्ती में कुछ चीजें सीख जाते हैं और उसका वो प्रयोग जो है मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें पता नहीं होता कि वो एक साइबर अपराध की ओर अग्रसर हो चुके हैं। दो प्रकार से टीनेजर्स जो है साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो रहे हैं। एक, या तो वो खुद ही उसका शिकार बन रहे हैं साइबर क्राइम का, या फिर वो खुद ही साइबर क्रिमिनल बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर जो है आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को भुगतान किए बिना या उनके द्वारा भारी रकम खर्च करके तैयार किए गए सॉफ्टवेयर की नकली कॉपियां बनाना या उनका उपयोग करना इस क्षेत्र की को जो है बुरी तरह प्रभावित करने वाला एक प्रमुख अपराध है। अब जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो मूवीज रिलीज होती हैं, अब मूवीज भी कई बार रिलीज होती हैं और उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, थिएटर में भी लगती है, तो कई हम देखते हैं कि टेलीग्राम में कोई मूवी का उन्होंने वीडियो बना लिया टॉकीज में जाकर के ही और उसको उन्होंने सब जगह पब्लिश कर दिया, तो और या फिर उसकी डीवीडीज बना करके सीडी बना करके सर्कुलेट कर दी, या फिर कई जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक्चुअल में पैसे देके खरीदने होते हैं उनकी भी पायरेटेड वर्जन की कॉपियां लेकर के लोग जो बेचने लगते हैं, तो ये भी जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है। अब आता है वायरस। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के वायरस मनुष्य के शरीर को बीमार कर देते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से जो वायरस होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तकनीकी भाषा में वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार हजारों प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम जिन्हें कि हम वायरस कहते हैं, जो बनाए जा चुके हैं या बनाए और इंटरनेट पर छोड़े जा रहे हैं या फिर छोड़े जा चुके हैं। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों को जिससे कि डैमेज ऑलरेडी वो कर चुके हैं। साइबर स्टॉकिंग, किसी व्यक्ति को अवांछित या आयचित सूचनाएं भेजकर आतंकित करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार या इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्रिमिनल छुपकर दूसरे व्यक्ति को तंग करता है तथा बार बार पीड़ित करने की धमकी भी देता है। साइबर स्टॉकिंग में अपराधी अधिकतर पुरुष वर्ग के तथा पीड़ित अधिकतर महिलाएं वर्ग की होती है। साइबर डिफॉर्मेशन, इस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता का पासवर्ड तोड़कर उसके नाम से दूसरे व्यक्ति जो कि सगे संबंधी, दोस्त, सहकर्मी या पारिवारिक मित्र होते हैं उनको बदनाम करने वाली ईमेल भेजी जाती है, जिसकी जानकारी उपयोगकर्ता को नहीं हो पाती और बाद में जिसके पास ईमेल पहुंच जाती है तो वह फिर उससे वाद विवाद करता है। एक उदाहरण के तौर पे अपन समझ सकते हैं कि अनुराधा नाम की एक युवती की शादी अनुराग नाम के युवक से तय हो गई। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और पसंद भी करते थे। एक दिन अनुराधा को अनुराग का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। पूछने पर अनुराग ने बताया कि उसके घर ढेर सारी ईमेल प्राप्त हो रही है जिसमें कि अनुराधा के बारे में तमाम गलत तरह की बातें लिखी गई है, जिसके कारण उसके घर में तनाव हो गया। अनुराधा के कहने पर अनुराग ने इसकी सूचना पुलिस को दी। छानबीन से पता चला कि अनुराग के घर की सारी ईमेल अनुराधा के सौतेले पिता ने भेजी है
वह अनुराधा की शादी नहीं होने देना चाह रहे थे ताकि वह उसकी दौलत पर ऐश करता रहे। इस प्रकार के हमको एग्जाम्पल देखने मिलते हैं। फिर आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का अर्थ है नग्न चित्रण। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के जानकार बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों की अश्लील तस्वीरों का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। इस तरह की अश्लील तस्वीरों को देखकर बच्चे एवं किशोर जो कि अपरिपक्व होते हैं, अनुचित यौन संबंधों की ओर प्रेरित होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से साइबर यौन अपराधी इंटरनेट के अन्य उपयोगकर्ता तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ये कहलाता है पोर्नोग्राफी। अब इसके अब एक हम स्कूल के बारे में एक मामला आया था काफी सालों पहले ही, डीपीएस में दिल्ली पब्लिक स्कूल की आर के पुरम शाखा के छात्र छात्रा के बीच यौन संबंधों की 2.5 मिनट की फिल्म को नेट पर डाल दिया था बाजी.com द्वारा, और पूरे देश में जो है इसको नेट पर फैला दिया गया था। फिशिंग, यह गोपनीय सूचनाओं को प्राप्त करने का फर्जी तरीका है। इसमें ईमेल भेजने वाले का लक्ष्य व उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। ईमेल के द्वारा व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थाओं को अपने बारे में जानकारी भेजने को कहा जाता है, और इस जानकारी का उद्देश्य वास्तव में पासवर्डों तथा अन्य वैयक्तिक सूचनाओं में चोरी करना होता है। फिशिंग में सबसे ज्यादा जोर धोखाधड़ी पर रहता है। पासवर्ड ब्रेकिंग, कंप्यूटर पर जब हम काम करते हैं तो हम अपना डाटा सुरक्षित रखने के लिए एक गोपनीय पासवर्ड रखते हैं। बिना इस पासवर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर का वह भाग खुलेगा ही नहीं जहां हमने डाटा स्टोर करके रखा है। इस समय साइबर क्रिमिनल इतने तेज हो गए हैं कि वे पासवर्ड को ब्रेक करके किसी भी डाटा को खोज निकालने की क्षमता रखते हैं। पासवर्ड को तोड़कर ये साइबर क्रिमिनल डाटा चुरा सकते हैं या फिर अनाधिकृत रूप से वित्तीय लेन देन भी कर सकते हैं। पासवर्ड को ब्रेक करने वाले साइबर क्रिमिनल को हैकर कहते हैं। फिर है फाइनेंशियल क्राइम। अब इंटरनेट पर पहचान छिपाना चूंकि सबसे आसान होता है, लिहाजा किस्म किस्म के चोरों ठगों को यहाँ पर अच्छी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरनेट पर डाटा चोरी एक प्रमुख अपराध है। ये बड़ी कंपनियों को करोड़ों की चपत लगा रही है, तो छुटभइये चोर भी अपने अंदाज में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये काफी, ये जो अपराधों के हमने प्रकार बताए हैं। अब हम बात करेंगे कि आजकल किस प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, जो कि हमको जानना जरूरी है, और ये सभी को जानना जरूरी है क्योंकि हमारे बीच के ही लोग इन अपराधों में खुद से फंस रहे हैं। जैसे कि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, तो उनमें जो है देखते हैं, खास तौर पे फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, फेक प्रोफाइल्स बहुत बनाई जा रही हैं। फेक प्रोफाइल 2-3 तरीके से आपको डैमेज करता है। एक तो सबसे पहले कि आपकी पहली बात तो बच्चे जब इंटरनेट पर कई जो टीनेजर्स हैं जो कि जिनकी उम्र 18 साल की भी नहीं है, वो उसमें अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। अब आप प्रोफाइल बना लेते हैं तो उसमें कई आपको भी फेक प्रोफाइल्स से इनविटेशन आता है, एज फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आती है, और कई जो है टीनेजर्स, यंगस्टर जो है उसकी तरफ आकर्षित होकर अच्छी प्रोफाइल पिक्चर को देख करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, और थोड़ी सी बातचीत के बाद वहां से न्यूड कॉल आता है, न्यूड वीडियो कॉल होता है, और उस वीडियो कॉल को सामने वाला रिकॉर्ड कर लेता है, और उसके बाद फिर आपसे ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। तो कई बच्चे इस प्रकार के अपराधों का शिकार हो जाते हैं, और कई बच्चे कुछ पैसे देने के दबाव में आके दे भी देते हैं, और कई बार कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो ये अभी एक बहुत कॉमन है, और ना केवल बच्चे, इसका बड़े भी काफी लोग शिकार होते जा रहे हैं। अब आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं। अब फोन दे देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने कॉल किया आपको बैंक के नाम से कि भाई आपके जो है हम फलाने फलाने बैंक से बोल रहे हैं, और अगर आपने हमको ओटीपी और ये डिटेल्स नहीं दी तो आपका जो है बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब पता चला कि बच्चे के हाथ में फोन है, बैंक से फोन आ गया, बच्चे ने फोन उठाया, उसको लगा हमारे पापा का तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा। अब अकाउंट बंद हो जाएगा तो उससे बैंक, उसने पूछा कि अंकल जी क्या करना है हमको, तो उन्होंने वहां से बोला कि बेटा आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, वो आप हमको पढ़ के सुना दो। वो बच्चे ने पढ़ के सुना दिया, और पता चला कि अच्छे खासे उन्होंने वहां से रकम उनके बैंक अकाउंट से उड़ा ली। अब इसी प्रकार ऐप डाउनलोड करने का भी एक आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है। जैसे कि अभी प्रीवियसली कुछ टाइम पहले की एक बात है कि हमारी जानकारी में एक अपराध इस प्रकार का आया कि क्रेडिट कार्ड किसी ने लिया, क्रेडिट कार्ड लिया तो उसको एक्टिवेट करने के लिए फोन आ गया कि आप ये जो है, हम एक ऐप बता रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो है क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने वो ऐप डाउनलोड किया, आपके मोबाइल का पूरा क्लोन वहां पर बन गया। अब जब क्लोन वहां पर आपका बन गया
तो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उनके पास चला गया, और जैसे ही उनके पास एक्सेस गया तो आपके अकाउंट से वो पैसे उड़ाना, जो भी ओटीपी आ रहा है, सारी चीजें उनके पास आएंगी और वो जो है उसको कर लेंगे। एक फिर आता है OLX फ्रॉड। आजकल कई लोग अपनी कोई भी चीजें हैं जो OLX और इस प्रकार की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर बेचने के लिए, खरीदने के लिए डालते हैं कि भाई हमें ये चीज बेचनी है और कुछ चीजें जो खरीदनी है उसके लिए। तो जब डालते हैं तो उसमें आपके पास कॉल आ जाएगा कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, आर्मी में मैं हूँ और मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद है और आपके दी हुई कीमत पे मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब जब आपको लगता है कि यार जो कीमत मैंने बताई थी उसी पे तो रेडी हो गया, बड़े आप खुश हो जाते हैं, तो सामने वाला आपसे कहता है कि मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे से जो है आपको 10,000 रुपए अभी प्राप्त हो जाएंगे तुरंत, और बाकी अमाउंट मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आप सोचते हैं कि हमें पैसा तो मिल ही रहा है, इसमें क्या नुकसान है। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करते हैं और जैसे जैसे उसे फॉलो करते जाते हैं, पता चला थोड़ी देर में आपके अकाउंट से पैसे गायब। फिर आजकल एक और नया तरीके का फ्रॉड चल रहा है लोन देने के नाम पे। आपके मोबाइल पे आते रहेंगे SMS की आप आसान लोन ले लीजिए, इस लिंक पे क्लिक करके आप लोन ले लीजिए, या इस नंबर पे कॉल करके आप लोन ले लीजिए। आप लोग सोचते हैं इतने इजी तरीके से लोन मिल रहा है, कुछ करना है नहीं, तो कई लोग लोन ले लेते हैं। लेकिन वो उसके लिए एक एप्लीकेशन आपसे डाउनलोड करवाते हैं। जब आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा डाटा उनके पास चला जाता है, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है, आपके फोटोग्राफ्स चले जाते हैं उनके पास। वो आपसे आधार कार्ड लेते हैं, आपका फोटो लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने उनसे 10,000 रुपए लोन लिए, तो आपको 1 वीक का टाइम देंगे और 10,000 की जगह वो आपको 7,000 ही देंगे, लेकिन वापस पूरे 10,000 लेंगे। 1 हफ्ते तक अगर आपके द्वारा लोन नहीं चुकाया गया तो फिर उनके द्वारा आपकी फोटो सब पूरे आपके कांटेक्ट में वायरल कर दी जाएगी कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, और आपको गाली भरे फोन, मैसेजेस और तमाम तरीके से आने लग जाएंगे। ये बहुत ज्यादा चलन में है आजकल। और एक चीज और होती है कि इजी लोन के, ये चूंकि साइबर की दुनिया में जो व्यक्ति उसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। कई लोग आजकल क्या करते हैं, लोन के लिए दूसरे किसी के आपको आईडी मिल गई तो वो आईडी का यूज करके वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे लोन लेके अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार के भी मामले मेरी जानकारी में आए हुए हैं। और जब लोग, खासतौर पे बच्चों की बात करूंगा, कि इंटरनेट पे जब यूज करते हैं जैसे ही सोशल साइट्स, तो वहां पर कई बार पॉपअप एकदम चीजें आती हैं कि घर बैठे पैसा कमाएं। अब उनको लगता है कि घर बैठे पैसा कमाएं, कई सारे ऐसे गेम्स बन गए हैं कि ये गेम को खेलो और आप पैसा जीतो, तो उनको लगता है बड़ा इजी मतलब अर्निंग है ये। तो पता चलता है थोड़ा खेलने के बाद वहां पर आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा कि आप, और उनको लगता है कि हम यहाँ पे जीत सकते हैं, पैसा पे करेंगे तो मिल जाएगा। पता चला पिताजी का कार्ड लेकर के उन्होंने उसका नंबर डाल करके और पैसे दे दिए, और पता चला कुछ ना जीत पाए बल्कि अपने पैसे भी हाथ धो बैठे। तो ये इस प्रकार के जो अभी करंट में ये क्राइम जो है हो रहे हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रावधान दिए हुए हैं वो कहाँ पर दिए हुए हैं? इंडियन पिनल कोड 1860 में दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिए हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको कि हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, वहां दिए हुए हैं। तो अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करें तो सेक्शन 503 में थ्रेट मैसेज बाय ईमेल SMS, सेक्शन 499 डिफेमिंग मैसेज बाय ईमेल SMS, सेक्शन 463 forgery of electronic documents, section 420 fake websites and cyber frauds, section 383 webjacking, सेक्शन 65, ये हम साइबर क्राइम कवर्ड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, सेक्शन 66B पनिशमेंट फॉर रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, सेक्शन 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 66D पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, Section 66E punishment for violation of privacy, Section 66F punishment for cyber terrorism, Section 67 punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form. इसके अलावा साइबर क्राइम कवर्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, सेक्शन 13 जिसमें कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस दिया हुआ है, सेक्शन 19 रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब जो, अगर मान लीजिए कि अब इफेक्ट होए ना, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अब ये जो हो रहे हैं चिल्ड्रन गेटिंग अफेक्टेड बाय साइबर क्राइम, ये सारी चीजें जो सोशल वेबसाइट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर बहुत ज्यादा आजकल बच्चे जो है यूज कर रहे हैं इनको।
इनमें साइट्स पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां पर ये नए अनजान लोगों से दोस्ती इनकी हो रही है और उनके ये कांटेक्ट में आकर के साइबर क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको कई विभिन्न प्रकार से लालच दिए जाते हैं। फिर इंटरनेट ऑनलाइन गेमिंग, गेम जो है जैसे कि बीच में एक ब्लू वेल गेम बड़ा चला था, जिसमें कि गेम में सुसाइड कर रहे थे बहुत सारे बच्चों ने, जिसके लिए जिस गेम को खेलते हुए सुसाइड किया पूरे दुनिया भर में। ये कई बार एक्सेप्टिंग ऑल कुकीज एंड एग्रीमेंट बाय चिल्ड्रन अंडर जो है गलिबिलिटी। अब जो कई बार ऐसा चीजें आती हैं आपकी जब मोबाइल यूज करते हैं, तो आप कई सारे ऐसे चीजें आती हैं कि भाई आप अगर एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी जानकारी भी जाएगी और आपके मोबाइल का क्लोन भी वहां पे बन सकता है। ऑनलाइन चैटिंग विद एनोनिमस पीपल इन ऑनलाइन गेमिंग सच अ पबजी। अब जैसे पबजी खेलते हैं लोग तो उसमें बातचीत भी होती रहती है, बातचीत के दौरान दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये एक बच्चा है और उससे अगर हम जो है थोड़ा अलग तरीके से हम बातचीत करें या थोड़ा उसे बहला ले फुसला लें तो इससे हम जो है अपनी मनमर्जी के काम निकलवा सकते हैं। चिल्ड्रन यूजिंग पेरेंट्स गार्जियंस फोन क्लिकिंग ऑन एनी एनोनिमस लिंक्स क्रिएटिंग अ क्लोन इमेज ऑफ ए फोन which can lead to financial fraud such as credit card fraud। तो ये जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लिंक्स जो है फोन पर आती हैं उनको क्लिक करने पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। टीनेजर गेटिंग इन्फ्लुएंस इन ऑनलाइन क्रिमिनल्स एंड बिकमिंग चाइल्ड साइबर क्रिमिनल। तो ये ऑनलाइन क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में जो है इंटरनेट का यूज करते हुए जो आते हैं तो ये साइबर क्रिमिनल बन रहे हैं आजकल टीनेजर। अब हमको ये जानना है कि ये जो अपराध हो रहे हैं इनसे हमको बचना कैसे है। रिस्ट्रिक्ट अननोन सोर्स परमिशन। अब पहले तो बच्चों के हाथ में फोन जाना नहीं चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आपको इसमें कैसे क्या करना है। तो लेकिन अपन की खुद की भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो रिस्ट्रिक्ट अननोन सोर्स परमिशन यानी कि हमारे मोबाइल में कोई भी ऐसा अननोन सोर्स है उसको हम नहीं परमिट करें। फिर सेकंड है एंटीवायरस। एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें जिससे कि वायरसेस ना आए अपने फोन में और अनैतिक गतिविधियों वाली चीजों का हमारे पास इन्विटेशन ही ना आए। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो हमारा मोबाइल हो या कंप्यूटर हो लैपटॉप हो उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड। Underage children should not open social account or surf other online platform till the age of 18 or under their parents guardians supervision। अब पहली बात तो क्या है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल साइट्स पर भी अपने अकाउंट नहीं बनाने चाहिए। कई सोशल साइट्स में ऐसे नियम भी होते हैं और जो लिंक्स भी आते हैं कि भाई आपको अगर आप 18 साल के ऊपर नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, परंतु बच्चे करते हैं उसका उपयोग। और जब फोन अगर बच्चे के हाथ में दिया जाए तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को देखें, अपने सुपरविजन में रखें कि वो क्या कर रहा है। सिक्योर योर मोबाइल डिवाइस, आप अपने मोबाइल को सिक्योर करके रखिए। प्रोटेक्ट योर ई आइडेंटिटी को भी आप सिक्योर करके रखें। आपका किसी भी प्रकार से सॉफ्ट कॉपी में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आइडेंटिटी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। उनका उपयोग करके वो बहुत आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। सिक्योर योर वायरलेस नेटवर्क। अब वायरलेस नेटवर्क यानी कि जिसे कि हम वाईफाई भी कहते हैं। अब वाईफाई का अगर उपयोग, जैसे हम लोग कई बार जो है हमारे जो परिचित होते हैं घर परिवार के फ्रेंड्स उनको अपना वाईफाई का पासवर्ड दे देते हैं, परंतु इसका ध्यान रहे कि अननोन किसी व्यक्ति के पास हमारा पासवर्ड ना जाए, क्योंकि वो आपके कनेक्शन को उपयोग करके वो आपको बहुत डैमेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वाइकेरियस लाइबिलिटी आप ही की बनेगी। अब एक उदाहरण मुझे अभी याद आया, एक हमारे परिचित हैं जो कि भोपाल के काफी जाने माने थे। उनके बच्चे ने एक उन्हीं के जो क्लासमेट था उसको डैमेज करने के लिए उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने अपने पापा के इंटरनेट यूज करके उस बच्चे की एक फेक प्रोफाइल बना ली। फेक प्रोफाइल बनाकर उसके साथ उनने काफी अनैतिक गतिविधियां करी, जो भी उनके आपस में लड़ाई हुई। तो लेकिन चूंकि केस रजिस्टर्ड हो गया उनके फादर के अगेंस्ट, बच्चों की लड़ाई में फादर के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि कनेक्शन जो है उनके फादर के नाम से था। तो इस प्रकार के भी काफी मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। ये सब चीजों का हमको प्रिकॉशन रखने की बहुत जरूरत है। अब अगर मान लीजिए कि अब हम विक्टिम बन ही चुके हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए। कॉन्टैक्ट द कंपनीज एंड बैंक्स वेयर यू नो फ्रॉड ऑकर्ड। सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट करें, प्लेस फ्रॉड अलर्ट्स एंड गेट योर क्रेडिट रिपोर्ट। सारा पूरी जानकारी निकाली जाए कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या हुआ है। रिपोर्ट आइडेंटिटी थेफ्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज।
जो भी अथॉरिटीज है, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, हमको उनको सूचित इस बारे में पूरा करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। और अगर पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर रिपोर्ट करनी होती तो अंडर सेक्शन 19 जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस को हमें सूचित करना चाहिए। सर मेरे ख्याल से टाइम विद इन टाइम हो गया है क्या? हेलो, आप कर सकते हैं 1-2 मिनट और टाइम है हमारे पास। नहीं सर, हो गया सर हमारे एंड से, तो इतना ही मैंने, क्योंकि आधे घंटे के टाइम के अकॉर्डिंग किया था। तो हम आपसे प्रश्न उत्तर भी लेंगे, अभी जाइएगा मत, जी जी, क्योंकि हमारे जो नहीं नहीं जी सर, जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी बहुत सारी हाँ जी क्वेरीज सर, होंगी, किसी को कुछ बच्चे भी पूछना है होंगे। तो पूछ सकते हैं। जी, पर हम अभी एक और दूसरा हमारा जो पार्ट रह गया है इसमें, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। जी सर, जी सर, हमारा जो दूसरा सेक्शन है इसमें हम बालकों से संवाद करते हैं। तो हम जी जी, सीधे सिरसा चलते हैं। अनीता जी जुड़ी हुई हैं, CWC की चेयरपर्सन है, जी समाज जी, सेविका है, लगभग 15 वर्षों से बच्चों के साथ कार्य कर रही हैं। आपका स्वागत है अनीता जी। अपना माइक अनम्यूट करके बच्चों से बातचीत करेंगे हम। बच्चे हरियाणा से जुड़े हैं आज हमारे साथ, देखिए यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में। और सबसे अच्छी बात है आज रविवार के दिन ये बच्चे स्कूल आए हुए हैं। हम इन बच्चों के लिए और अनीता जी के लिए ताली बजा सकते हैं यहीं से। जी अनीता जी। जी नमस्कार सभी को। आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के इस राष्ट्रीय स्तर के मंच पर मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ कि मुझे आज डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी व डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी की तरफ से यह एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले एडवोकेट श्री अरविंद खुरानिया जी की भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने हमें हरियाणा स्टेट से जुड़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला स्तर पर हमें इस फाउंडेशन के साथ जोड़ा है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। आज मैं आपको सिरसा जिला से जिस स्कूल के बच्चों के साथ मैं आज यहाँ आप सभी के साथ संवाद करना चाहूंगी, स्कूल के बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। जय श्री हाई स्कूल, जो कि 1990 से इस शहर में अपनी सेवाएं दे रहा है और हरियाणा में अपने शैक्षणिक स्तर को लेकर वह बहुत ऊंचाइयों की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे आगे बढ़ाने में और बच्चों को शिक्षा के स्तर में उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान करने में इस स्कूल के अध्यापकों, प्रिंसिपल का सभी की मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने बच्चों को आज इस स्तर पर पहुंचाकर इस स्कूल का व उनके अभिभावकों का नाम भी रोशन किया है। इस स्कूल ने अपनी एक सोसाइटी भी बनाई हुई है, जय श्री एजुकेशन सोसाइटी, जो कि समय समय पर गुणवत्ता के आधार पर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है व उन्हें आगे बढ़ने के लिए सुअवसर भी प्रदान करती है। आगे मैं आपको बच्चों के साथ संवाद की तरफ ले चलती हूँ। सर्वप्रथम मैं बच्चे शिव कुमार वर्मा से कहूंगी कि वह अपनी चार पंक्तियां एक कविता के जरिए सभी के सम्मुख पेश करेगा। Good evening to all of you. My name is Shiv. I read in 10th class. I am presenting a poem. मुड़ जाती है हाथों की लकीरें, मुड़ जाती है हाथों की लकीरें, गर हिम्मत है तूफानों से बढ़ने की। होते होते पीछे ही हो जाते हैं, होते होते पीछे ही हो जाते हैं। बात जो करते हमेशा किस्मत में ही लिखा हो ऐसा अगर, किस्मत में ही लिखा हो ऐसा अगर, हासिल होगा कुछ करते रहने से। होंगे पूरे सारे सपने एक दिन, होंगे पूरे सारे सपने एक दिन, मगर वो दिन नहीं आता बैठे रहने से, वो दिन नहीं आता बैठे रहने। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी चेतन बच्चा, जो कि चाइल्ड लाइन के बारे में हमें बताएगा कि बच्चे चाइल्ड लाइन के बारे में आप सब क्या जानते हैं। Good evening to all of you. My name is Chetan. My topic is Childline 1098. Childline 1098 सेवा नंबर भारत के लाखों बच्चों है। बच्चों की देखरेख और सहायता के लिए यह आपातकालीन सेवा नंबर
साल के 365 दिन तथा 24 घंटे निःशुल्क सेवा प्रदान करती है। हम सेवा नंबर 1098 के माध्यम से न केवल बच्चों की आपातकालीन मदद करते हैं, बल्कि आगे चलकर भी उनकी देख रेख करते हैं तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें पुनर्वास केंद्र से जोड़ते हैं। हम अभी तक देश भर के 3 करोड़ बच्चों से जुड़े हैं तथा उनकी देख रेख और उनका संरक्षण किया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आपको अपने आसपास कोई भी बच्चा मुसीबत में दिखाई दे तो इस नंबर पर अवश्य संपर्क करें। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। चाइल्ड लाइन के बारे में बच्चे ने जानकारी दी। आपातकालीन सेवाएं हैं एवं बच्चों का पुनर्वास में भी मदद करती है 1098। जी अनीता जी। नेक्स्ट बच्चा है वंश, जो हमें कोविड गाइडलाइन के बारे में बताएगा, जो कि बच्चे आज भी उसकी अनुपालना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय आपस में कम से कम दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी का नाक और कम से कम 60% अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रयोग किए गए टिश्यू या रुमाल को अनीता जी, बच्चे को थोड़ा पास में ले आइए, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। आगे आ जाइए, आइए प्लीज। जस्ट ए मिनट प्लीज। जी, नेक्स्ट मैं जिसका नाम लूंगी वो आगे आ जाएगा। यस जी। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल टिश्यू से ढकें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। आप भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप एक गाइडलाइन से कोरोना वायरस से बच सकते हैं और हम सब आज भी स्टडी के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस के उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा। चाइल्ड लाइन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आज भी उतना अनिवार्य है। छींकते और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी अनीता जी। नेक्स्ट बच्चा चाइल्ड राइट के बारे में हमें बताएगा। बहुत बढ़िया। आइए प्लीज कम फॉरवर्ड। Good evening to all of you. My name is Badal. I am class 10. Topic is child rights. All the children are equal and have the same rights. All the children have the right to protect from abuse and exploitation. Every child has the right to have his or her opinion and to be respected. Every child has the right to have his or her basic needs fulfilled. Thank you. बच्चों के कुल 4 अधिकारों के बारे में बताया इन्होंने, यूएनसीआरसी समझौते में हुए थे। बहुत बढ़िया बेटा। बाल अधिकार कौन कौन से होते हैं आपको जानना जरूरी होता है। जी अनीता जी। नेक्स्ट विल कम ललित। He will tell about global warming. Yes, Sita. ग्लोबल वार्मिंग। जी। Good evening to all. My name is Lalit. My topic is global warming. ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विषय है। इस पे बढ़ने के लिए कोई एक देश जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इस देश को बढ़ाने के लिए विश्व के सभी देश जिम्मेवार है। असल में ग्लोबल वार्मिंग और हमारी कुछ दैनिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। हमारी बहुत सी गतिविधियां पृथ्वी को गर्म करती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि तब होती है जब ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्पीकरण, मीथेन आदि हमारे चारों ओर के प्रकाश और सूर्य की ऊष्मा के जाल को ग्रहण करती है। तापमान में वृद्धि इंसानों, पशुओं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के बहुत से कारण हैं, लेकिन
प्रारंभिक और मुख्य कारकों में ग्रीन हाउस का प्रभाव माना गया है। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चा भी बच्चों ने कितने अच्छे विषय तैयार किए हैं, कितने वर्सेटाइल विषय, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना, चाइल्ड राइट, चाइल्ड लाइन, बहुत ही अच्छे विषय तैयार किए अनीता जी, आपकी टीम ने, शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट बच्चा दिवाकर, जो कि हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बताएगा। Good evening, sir. My name is Divakar. थोड़ा ऊंचा बोलो। My topic is Right to Education Act. देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट के इस परिवर्तन ने भारत को दुनिया के 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसी कामयाब चुनौतियां हैं जिनके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का महत्व है, उद्देश्य क्या है, इससे छात्रों को फायदा किस तरह से मिल रहा है और किन खामियों में सुधार की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू बेटा। वेल डन बेटा। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। जी अनीता जी। जी नेक्स्ट है बच्चा हर्ष, जो कि क्लीनलीनेस के बारे में बताएगा। आइए बेटा। Good evening to all of you. My name is Harsh. I want to share few lines on cleanliness. Cleanliness is the absence of dirt, dust, and a complete hygiene. A clean and pure environment is the necessity for survival. Apart from health benefits, cleanliness also reflects the traits of civilized human beings. Mahatma Gandhi highly emphasized the necessity of cleanliness and used to say that sanitation is more important than independence. The Swachh Bharat Abhiyan is one of the most important steps taken toward making a clean India. Thank you all of you. थैंक यू वेरी मच अनीता जी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया है आपने। इस सब को बच्चों को प्रिपेयर करने में जिन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि स्कूल में अक्सर इन बच्चों के टच में रहते हैं, वे हैं मिस्टर अंकुश, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर विक्रम एंड मिस्टर विकास जी। प्लीज कम फादर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छे विषय पे आपने बच्चों से संवाद कराया, बच्चों से जानकारी लिया हम लोगों ने। हमारे बीच में से भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे, जैसा कि हम अक्सर करते रहते हैं। बच्चों ने एक ग्रीन हाउस के बारे में बातचीत करी थी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की थी। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हम इस पे काम भी कर रहा है, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन भी इस विषय पर काम कर रहा है कि हम पेड़ लगाने की मुहिम से जुड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग हफ्ते में, महीने में, साल में एक पौधा लगाएं और उसकी देख रेख करें। क्योंकि इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, अगर हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और उसकी देख रेख करेगा तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की जो प्रॉब्लम करी है, हमने बात करी, वो उस पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल किया जाएगा। तो आप सबसे आग्रह करूंगा बच्चों कि आप एक पौधा लगाओ और उस पौधे की देखभाल करो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल बताइए। जी बताइए बेटा। यस Good morning to all of you. सर। ओके यस यस। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसी कमेटी है जिस कमेटी में बेसहारा, लाचार, अनाथ आदि बच्चों के लिए वर्क किया जाता है। यह वह कमेटी है जिस कमेटी में सभी लाचार, बेसहारा बच्चों को
खाना पहुंचाया जाता है, उनकी देख रेख की जाती है और उनके लिए वर्क किया जाता है। थैंक यू सर। कि बेटा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में जानकारी देने के लिए। एक ऐसी और होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी। किसी को मालूम है क्या होता है? बच्चों में किसी को पता है? सीडब्ल्यूसी के साथ ही वो भी होती है एक एजेंसी। पता है किसी को? पता है? कोई बात नहीं, हम अभी आगे चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे जेजेबी क्या होता है। और कुछ बच्चों से बातचीत करनी है। बच्चे खुरानिया सर, आप भी कुछ बच्चों से बातचीत कीजिए। जरूर सर। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि जयश्री हाई स्कूल के बच्चों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अनीता वर्मा, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सिरसा की देखरेख में। थोड़ा सा मैं 2 लाइन इनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि मैडम पिछले 17 वर्षों से बच्चों की एजुकेशन के बारे में कार्य कर रही हैं, टीचिंग का कार्य किया है और पिछले 3-4 साल से जो है चेयरपर्सन हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। और इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी साइंस किया है और एमए इन पॉलिटिकल साइंस है। और सीडब्ल्यूसी के पूरे कार्यक्रम को डब्ल्यूसीडी हरियाणा में ऊपर तक ले जाने में इनकी बहुत भूमिका रहती है। इनके लिए फिर से मैं बधाई दूंगा इनको। और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सिरसा इकाई के लिए भी इनको हमने डिस्ट्रिक्ट हेड अपॉइंट किया है। इसके लिए मैडम आपको बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट और लूंगा कि कल ही हमने सोनीपत में विजिट किया था और सोनीपत की इकाई स्थापित की है चाइल्ड वेल कंजर्वेशन फाउंडेशन की। और मैडम अनीता चेयरपर्सन जो हैं उन्हीं को हमने इसका हेड अपॉइंट किया है और वो जुड़ी हुई हैं आज के कार्यक्रम में। अगर देख रही हैं तो जरा सामने आ जाए कैमरा ऑन करके। और इनके साथ हमने मेंबर बनाए हैं बबीता जी को, रितु मैडम को और अशोक जी को। तो सोनीपत की इकाई कल से कार्य करना शुरू कर दिया है, उसने स्थापित कर दी है। और इसके लिए चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को भी बधाई कि हरियाणा में हम धीरे धीरे एक एक करके पूरे 28 जिलों में इकाई स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा डॉक्टर कृपा शंकर जी की देखरेख में कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों से इतना ही कि डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है बच्चों के कानून के अंदर ही बनाया गया है। जो बच्चे अपराध में संलिप्त होते हैं कहीं ना कहीं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं एलिगेशन होता है कि इन बच्चों ने कोई अपराध किया है, तो उनको पकड़ के सामान्य अदालत में नहीं लेकर जाया जाता और बोर्ड उनके अपराध की समीक्षा करता है। वहां पर बच्चों को लाया जाता है और बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में कार्य करते हुए उनको आम मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। उनके सर्वांगीण विकास में क्या किया जा सकता है, बोर्ड उस बात में भी ध्यान देता है। उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन, उनको दोबारा से कैसे स्थापित किया जाए, उनकी एजुकेशन, हर चीज का ध्यान रखते हुए बोर्ड अपना निर्णय देता है। लेकिन ये सब कुछ बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओवर टू यू डॉक्टर कृपा शंकर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमने 2 यूनिट इस सप्ताह प्रारंभ किया है और उम्मीद है कि अन्य राज्यों की भी इकाइयां हम बहुत जल्दी, राजस्थान में से दया जी जुड़ी हुई हैं, राजस्थान अलवर और बीकानेर की इकाइयां हमारी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से हमारी इकाई बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं। अगले सप्ताह के जो हमारा बालकों से संवाद का विषय है वो कौन सा चैप्टर लेने वाला है? स्वेच्छा से जो भी चैप्टर चाहे, अगले सप्ताह जो बालकों से संवाद है वो कौन लेना चाहता है, अपनी बात रख सकते हैं। किस चैप्टर मैं कल आपको मैं बात कर रही हूँ 2 स्कूलों से बात करके एक आपको एक कंफर्म करती हूँ। सर मैंने आपकी बालिका गृह में और 2 जो यहाँ होम्स चलते हैं सीसीआई के, वहाँ बात कर रही हूँ। कल बात करके फिर मैं रिप्लाई करती हूँ आपको कि राजस्थान चैप्टर उसे ले लेता है क्या। डॉक्टर साहब अगर आप ठीक समझें तो अगले हफ्ते रोहतक की इकाई करना चाहती है। ठीक है, उनकी मैं स्कूल से रोहतक बात होगी है, बच्चे संवाद के लिए तैयार हैं। जी, राजस्थान और रोहतक दोनों ही लिख रहा हूँ भाई साहब।
जिससे भी बात हो जाएगी, जिसकी भी तैयारी हो जाएगी, उसको हम ले लेंगे अगले हफ्ते। और नीलम आहूजा जी बनी हुई है लाइन पे, उन्होंने ही इसमें अपनी इच्छा व्यक्त की है, और उन्होंने ठीक है। पिछली बार भोपाल भी वो आई थी, हाँ, बहुत आई अच्छा थी, कर नीलम भी रही आई थी। जी जी। जी जी जी। और भी कोई इकाई है तो अपने मतलब आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। अगले सप्ताह के लिए 2 नाम आए हैं, रोहतक और राजस्थान। जी हेलो। ठीक है जी। हाँ भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब मैं सर CWC रेवाड़ी कुसुम शर्मा। जी सर हम CCI के बच्चों से बात करके आपका संवाद करवाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सीसीआई हाँ के जी, बच्चों से थोड़ा सा CCI ध्यान नहीं, सीसीआई के बच्चों से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइडेंटिटी डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अच्छा। आपसे आग्रह करेंगे कि आप किसी विद्यालय में बात करें, किसी स्कूल में बात करें, या किसी बस्ती में बात करें। अगर कोई ठीक है इसमें से ऐसा हो जो किसी बस्ती में जाकर के बात करे बच्चों से, तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। तो मैं सीधे, आज मैं समझ सकता हूँ भाई साहब की बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया है, तो हम सीधे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। और भाई साहब लगभग 40 बच्चे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है हमारा इन बच्चों के साथ। सर डॉक्टर नमस्ते राघवेंद्र सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते अरुणा जी। अरुणा जी 2 मिनट बाद आपसे बात करते हैं, 2 मिनट बाद भाई साहब से बात कर रहे हैं, उसके बाद जी। डॉक्टर साहब ओवर टू यू, अध्यक्ष जी। आपका माइक बंद है भाई साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आगे, ठीक है भाई साहब जी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे। बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? जी भाई साहब, दोनों में आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, आ रही है। आ रही है। कंटिन्यू कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई साहब आपकी आवाज आ रही है, आपकी आप बोल आवाज आ सकते रही हैं। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की आवाज आ रही है। जी। अध्यक्ष जी की आवाज आ रही है। तो अध्यक्ष जी अभी जुड़े हैं, कोई बात नहीं। इस सप्ताह हमने बच्चों से बातचीत किया, बहुत अच्छा रहा। सिरसा की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, 2 यूनिट्स के बारे में क्रिएशन भी किया कुरानिया साहब ने। और अगले सप्ताह के जो 2 नाम आए हैं, रोहतक, राजस्थान और रेवाड़ी, हम आपसे चर्चा करके इन बच्चों को आपके साथ जोड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इस संवाद की श्रृंखला। और इसी के साथ हम एक जो हमारा 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के उपलक्ष्य में 75 जिलों में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान के 75 जिलों के लिए जब हम कार्यक्रम करेंगे, तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग उसमें हिस्सा लें, और जितने ज्यादा से ज्यादा जिलों को जोड़ेंगे उसमें उतने और अच्छी बातें रहेंगी। हम इस चर्चा को अब ओपन करते हैं। आनंद जी को कहीं जाना था जी। जी भाई साहब, राघवेंद्र जी तो वो चले गए हैं। उनसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मेरे मोबाइल पर दे दीजिएगा, मैं उनसे पूछ करके साइबर के बारे में बता दूंगा। अदरवाइज भी हमारे बीच एक्सपर्ट्स हैं, तो हम साइबर के क्वेश्चंस आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को साइबर से संबंधित क्वेश्चन हो, बात कर सकता है। त्रिपुरा से जुड़े हैं, असम से भी बच्चे जुड़े हैं शायद। अरुणा जी मैं असम से बच्चे लेके आया। कैमरा चालू करें अरुणा जी। जी ये बच्चे लोग हैं। नमस्ते जी। ये नमस्ते। आज हमारे पास 2 जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं, असम से जुड़े हुए हैं और हरियाणा से जुड़े हुए हैं। असम से। ये असम से। मेरा नाम श्री अनमोल फुकन है। मेरा नाम दीपांशु फुकन है। मेरा नाम फुकन है। आप लोग चाइल्ड राइट्स के बारे में जानते हैं? अरे वाह। नमस्ते, मेरा नाम प्रियम फुकन है। नमस्ते, मेरा नाम हिमा फुकन है।
आप लोगों ने इन बच्चों से बातचीत सुनी, हरियाणा के बच्चों से? आपने कुछ बात पूछनी है आप लोगों को? असम के बच्चे, हरियाणा के बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है वहां पे, तो हम इसको आगे चलते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा बच्चों को प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा है। उसके पास इंस्पिरेशन है, तो उनको पास ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। तुमको बहुत स्नेह दे रहा है। मैं तो त्रिपुरा में रहता हूँ, मैं अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा है। तो बड़ा होने के बाद क्या करेगा देश के लिए, ये भावना तुम्हारे मन में होना चाहिए। एक दो बच्चा खड़ा होकर इसको बताइए प्लीज। इधर क्वेश्चन कर रहे हैं हरियाणा के बच्चों से, हरियाणा से। यस यस। बच्चे आप बड़े होकर देश के लिए क्या करना चाहते हैं? कोई एक बच्चा बताएगा खड़ी होकर। आगे आ जाइए, आइए प्लीज जी। आइए बेटा, यहाँ आइए। हाँ, बच्चे कुछ कह रहे हैं। बताइए तुम्हारा नाम बताइए। माय नेम इज बादल। यस। अब मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो एक पुलिस ऑफिसर का होता है। बहुत ही अच्छा है। उसको बच्चों को देखभाल करने के, बच्चे के ऊपर बहुत क्राइम हो रहा है। बच्चा हमारे लिए भविष्य है, बच्चा हमारे लिए फाउंडेशन है, बच्चा हमारे का कंस्ट्रक्शन का बेसिक फाउंडेशन है। तो बच्चों के लिए काम करने के लिए तुम पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, बहुत बढ़िया। ये मेरा तरफ से तुम्हारा बहुत धन्यवाद दे रहा हूं मैंने। थैंक यू। सुनीता जी ने हैंड रेज किया, सुनीता जी अपनी बात करें। सुनीता आ रही है? कृपा जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? नहीं भाई साहब, आप कर लीजिए, 2 मिनट आप समय दे दें। आप कंटिन्यू कीजिए मैम, ठीक है ना? ठीक है भाई जी। अगर मुझे कुछ बोलना हो तो हैंड रेज कर दूंगा मैं। ठीक है। सुनीता जी आपने हैंड रेज किया है। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी आवाज, करें बात। पिछले साल संडे को सीसीएफ में बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेशन के लिए मैं रायसेन जिले का नाम देना चाहूंगी सर। रायसेन भी लिख लेते हैं, अभी रोहतक, रेवाड़ी, राजस्थान और रायसेन तीनों जिले लिख लेते हैं। हम आपसे संपर्क करके किसी एक जिले को फाइनल कर लेंगे अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि 2-3 नाम पहले ही आ गए हैं। तो अगले हफ्ते के लिए मैं आप सबसे चर्चा करके बता दूंगा मैं इस कार्यक्रम की योजना। अगर आप में से कोई भी एक जिला संवाद के साथ साथ वृक्षारोपण भी कर सकता है, तो एक एडिशनल गतिविधि होगी। बच्चों से बातचीत करें, और इसी समय 1-2 पौधे भी अगर हम लगाते हैं, तो क्योंकि ये एक अभियान हम सबको चलाने की आवश्यकता है। सर वृक्षारोपण ही करवा देंगे सर रेवाड़ी से। माया जी अपना माइक बंद कर लीजिए जी। हाँ, ये भी कर सकते हैं, संवाद के साथ वृक्षारोपण दोनों ही काम करना है हमको। कि संवाद करें, उसके बाद बच्चों से वृक्षारोपण कराएं, और वे बच्चे उस पौधे की देख रेख करें, बड़े होने तक उस पर देख रेख करें, ये हमें इंश्योर करना है जी। माया जी आप कुछ कह रही थी, आपने माइक अनम्यूट किया था। जी भाई साहब, मैं ये कह रही थी कि अभी जैसा कि मौसम चल रहा है बारिश का, अभी पर्यावरण से संबंधित ही संवाद हो और पौधा वृक्षारोपण हो, तो ये सबसे अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि पर्यावरण का संवाद तो हम पूरे साल करने वाले हैं, मौसम की वजह से नहीं। पर्यावरण तो हम जितनी भी हमारे चैप्टर्स जुड़ेंगे, हम उन सबसे आग्रह करेंगे कि हर चैप्टर कम से कम एक पौधा लगाए, और उस पौधे से पेड़ तक की यात्रा में उस पौधे की देखरेख करना आवश्यक है। ये तो हम लगातार करने वाले हैं जी। और भाई साहब आज का बहुत ही अच्छा रहा, अनिता अच्छे था बच्चों की संवाद। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? बच्चे, आप लोगों ने कुछ कहना है? किसी बच्चे ने बेटा कुछ पूछना है, कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। सभी बच्चे बहुत संतुष्ट हैं आज के इस प्रोग्राम से, अच्छा लगा सभी को जी।
तो ये सत्र ओपन है, हम में से भी असम के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, किसी ने और कुछ बात करनी है बच्चों से तो हम कर सकते हैं। चलिए, तो कोई बात नहीं, फिर अगर अध्यक्ष जी सुन पा रहे हैं, अध्यक्ष जी अगर 2 मिनट जुड़े, नहीं तो हम आभार प्रदर्शन करें और कार्यक्रम को आज समाप्त करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा अध्यक्ष जी। मैं देखो धन्यवाद देता हूँ और कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग भी अभी आए थोड़े से व्यस्त हैं, कुछ कार्यक्रम लगातार है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि असम से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा बोलते थे कश्मीर हो या वो माटी हमारा कश्मीरी माटी, तो हम एक ऑर्डर पे खड़े हैं और अगली बार हम कश्मीर से भी बच्चों को जोड़ें। तो अटक से खटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमारा जो सफर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमारा लक्ष्मण जी पकड़ के रखा है और बहुत बड़ी ताकत से वो खड़े हैं। ये मुझे बड़ी संख्या में जो बच्चे दिख रहे हैं, ये कहाँ का फोटो है? हिसार के, सिरसा के हैं भाई साहब, हरियाणा के बच्चे। ठीक है, सब हरियाणा के भी बच्चे हैं, असम के बच्चों से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश का जो हम कहते हैं कि अपने देश को पहचानो और जानो, इसका इससे अच्छा स्वरूप कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन एक दूसरे की भावना को समझते हैं। और इस देश को सबसे बड़ी आवश्यकता यही है, एक दूसरे की भावना को समझें, और सीसीएफ के माध्यम से हम इस भावना को समझ रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ, और मुझे लगता है आप ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज भी हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए थे, वो मैं आज उनको पहुंचाया था, हमने उसके कार्यक्रम की पूरी उन्होंने सामने आ गया, उन्होंने चर्चा की, और हम लोगों ने उसमें क्या क्या आगे कार्यक्रम किए थे, कौन कौन से और क्या क्या उन्होंने पूछा किया था। हमें लगा हमारी तैयारी उतनी नहीं थी, हमने बोला था कि हम सारी तैयारी के साथ फिर आपके पास आएंगे, तो उनको यही लग रहा था कि हम तैयारी के साथ आए हमें, लेकिन नहीं आए। तो अगली बार हम चाहेंगे कि हमारे और भी कोई जो बच्चों से संबंध सुझाव हो, उसको हम और तैयारी के साथ जाएं, और हमारे पिछले सेमिनार में जो हमने बिंदु थे उनको हम एक कंप्लीट कोई पेपर बना करके उनके पास ले जाएं। ऐसी मेरी इच्छा है, और आगे फिर करेंगे इसको। मैं बना करके आपको कल तक ही ये सारी चीजें बना करके आपको दे दूंगा। तो अगली बैठक जब होगी मुख्यमंत्री जी के साथ, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उपस्थित रहेंगे अपनी पूरी तैयारी के साथ जी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम सफल बनाइए। अगले सप्ताह राजस्थान या रोहतक या रायसेन, जहां से भी जुड़ना होगा, मैं आपसे संपर्क करके बता दूंगा इन सारी बातों को। और बच्चों से संवाद के साथ वृक्षारोपण, ये दोनों चीजें ही करनी है हमको अगले सप्ताह। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बिल्कुल। जागो जी, नमस्ते। नमस्ते सर।